Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to study about the unsymmetrical fault analysis. Unsymmetrical fault. So in my previous lectures I told you about the symmetrical component and symmetrical fault analysis, and today we are going to study about the unsymmetrical fault analysis. So unsymmetrical पढ़ने से पहले मैं उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ. सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस क्या था? सिमेट्रिकल फॉल्ट मेरा वो फॉल्ट था कि जो फॉल्ट मेरा 3 फेज सिस्टम में जब अकर होता था तो मेरे 3 के 3 फेजेस में फॉल्ट की वैल्यू इक्वल होती थी. वो किसी भी पर्टिकुलर एक फेज़ में या 2 फेज़ में अकर नहीं होता था, वो कंप्लीट सिस्टम में अकर होता था और उस फॉल्ट की कंडीशन में जो मेरा सिस्टम था वो बैलेंस कंडीशन में ही रहता था. नाउ वी हैव अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट नाम से पता चल रहा है अनसिमेट्रिक है. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अपोजिट है सिमेट्रिकल फॉल्ट का. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसी भी एक फेज़ में भी हो सकता है, 2 फेज़ में भी हो सकता है, फेज़ टू ग्राउंड भी हो सकता है, डबल फेज़ टू ग्राउंड भी हो सकता है, या फिर ऑल 3 फेजेस टू ग्राउंड भी हो सकता है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कंडीशन में जो मेरा सिस्टम है वो बैलेंस कंडीशन में ही रहे. सो ये 3 टाइप का होता है. Line to ground fault occurs when one conductor falls to the ground or comes to in contact with the neutral conductor. Line to line fault occurs when two conductors are short circuit, and line to ground fault occurs when two conductor faults and connected through ground, or when one conductor come in contact with the neutral of three phase grounded system. So यहाँ पे मेरे fault है. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मेरे 2 टाइप के होते हैं. एक मेरा शंट फॉल्ट होता है, एक मेरा सीरीज़ फॉल्ट होता है. अब सीरीज़ फॉल्ट मेरे अगेन 2 टाइप के हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्ट आई टोल्ड यू कि 3 फेज सिस्टम में जब अगर होता है तो 3 के 3 फेजेस को वो इक्वली इफेक्ट करता है और जो मेरा सिस्टम होता है वो उस कंडीशन में बैलेंस रहता है. अनसिमेट्रिकल अब मेरे 3 टाइप के हैं, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कब अगर होता है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मेरा तब होता है व्हेन माय वन कंडक्टर फॉल्स टू ग्राउंड और कम इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल कंडक्टर. जब मेरा कोई एक कंडक्टर टूट जाए या फिर गिर जाए ग्राउंड पे और वो ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाए, मतलब कि 3 फेज़ में से मेरा कोई एक फेज़ ब्रेक हो जाए, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाए, मतलब उसका डायरेक्ट कनेक्शन ग्राउंड से हो जाए, न्यूट्रल से हो जाए, सो वो मेरा होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. देन वी हैव डबल लाइन फॉल्ट. डबल लाइन फॉल्ट जब मेरे 2 लाइन्स आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए. And then we have double line to ground fault. Double line to ground fault occurs when two conductor falls and connected through ground, or when two conductors come in the contact with the neutral of three phase grounded system. डबल लाइन टू ग्राउंड क्या है मेरा? कि जब मेरे 2 कंडक्टर टूट के या तो मेरे ग्राउंड से मिल जाए या फिर मेरे दोनों कंडक्टर्स न्यूट्रल हो जाए, ज़ीरो हो जाए. सो दिस इज़ माय डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. इसके अलावा मेरे सीरीज़ फॉल्ट होते हैं. सीरीज़ फॉल्ट है मेरा ओपन कंडक्टर फॉल्ट एंड 2 कंडक्टर ओपन फॉल्ट. ओपन कंडक्टर सिंगल फॉल्ट एंड 2 कंडक्टर ओपन फॉल्ट, दे बोथ आर माय अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. आज मैं आप लोगों को लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में बताऊंगी. डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड डबल लाइन फॉल्ट आर सिमिलर एज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आफ्टर स्टडिंग अबाउट द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सो यू कैन आस्क मी अबाउट देम एज वेल. So line to ground fault. So my single line to ground fault. अभी कैसे अकर होता है इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ. दे आर माई 3 फेजेस A, B एंड C. दिस इज़ माई न्यूट्रल. ए मेरा क्या है? ए मेरा ब्रेक हो गया और शॉर्ट सर्किट हो के न्यूट्रल ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो गया. तो जब इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा बी और सी होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अब मैं इसके रिगार्डिंग वोल्ट करंट क्या होगा, IA, IB एंड IC. इनके रिगार्डिंग वोल्टेजेस क्या होगी, VC, VB, VA. अब फॉल्ट मेरा सिर्फ
ए फेज़ में अकर हुआ है, एक फेज़ मेरा ब्रेक होके शॉर्ट सर्किट होके न्यूट्रल के साथ में हुआ है, आई बी और आई सी मेरे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। आई ए मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्ट करंट। मेरी फॉल्ट वोल्टेज क्या हो जाएगी, ये मेरा यहाँ पे है जेड एफ। जेड एफ है मेरा फॉल्ट इम्पिडेंस। फॉल्ट इम्पिडेंस क्या है, क्योंकि जब ए में फॉल्ट अकर होगा तो उसके साथ में एक इम्पिडेंस भी ऐड होगा, तो यहाँ पे मेरी वोल्टेज वी ए क्या हो जाएगी, जेड एफ आई ए। आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट था, मेरा ए वाला फेज़ ब्रेक होके ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो गया, जो मेरा फॉल्ट अकर हुआ है वो मेरा सिर्फ ए फेज़ में अकर हुआ है। इसके बाद में क्या है, जो मेरे आई बी और आई सी होंगे उनकी वैल्यू मेरी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो जाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग ए फेज़ के रिगार्डिंग जो मेरी वोल्टेज है वी ए, वो क्या होगी, जेड एफ आई ए। अब ये जेड एफ कहाँ से आ गया, इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द सीक्वेंस इम्पिडेंस। सीक्वेंस इम्पिडेंस मेरी क्या थी, वी अपॉन में आई। सो अब यहाँ पे हर मतलब मेरे फेस के साथ एक इम्पिडेंस कनेक्ट था। अब जब आई ए के साथ में जो इम्पिडेंस कनेक्ट था वो फॉल्ट कंडीशन में अपने आप ही फॉल्ट इम्पिडेंस हो जाएगा, जो नॉर्मल करंट उसमें फ्लो कर रहा था वो फॉल्ट करंट हो जाएगा। अब ये फॉल्ट करंट क्या है कि इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रांजिएंट कंडीशन। ट्रांजिएंट कंडीशन क्या थी कि जब भी सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है, सो जिस फेज़ में फॉल्ट अकर होता है उसमें एक फॉल्ट करंट फ्लो करेगा। फॉल्ट करंट क्या था कि वो एकदम से फॉल्ट कंडीशन में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उसकी रेटेड वैल्यू से 10 to 15% हाई हो जाएगी, और जब वो अपनी ट्रांजिएंट कंडीशन में आएगी उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। लाइक ऐसे करके मैंने आपको एक ग्राफ करके बताया था कि एकदम से जब फॉल्ट कंडीशन होगी तो करंट की वैल्यू एकदम से हाई हो जाएगी और फिर एकदम से फिर स्लो होनी चली जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते थे सब ट्रांजिएंट, इसको ट्रांजिएंट एंड इसको स्टेडी स्टेट। सो यहाँ पे वही है कि जब स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब सब ट्रांजिएंट कंडीशन होती है तो जो मेरी फॉल्ट करंट की वैल्यू होती है वो एकदम से हाई हो जाती है और फिर वो ट्रांजिएंट से स्लो होते होते स्टेडी स्टेट तक जाती है। तो यहाँ पे वो जो मेरा फॉल्ट करंट है वो मेरा क्या है, आई ए। इसके रिगार्डिंग जो मेरी वोल्टेज है फेज़ ए के रिगार्डिंग जो मेरी वोल्टेज होगी वो मेरी हो जाएगी जेड एफ आई ए। आई बी और आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो यहाँ पे जेड एफ मेरा क्या है, फॉल्ट इम्पिडेंस। इसके बाद क्या है कि मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में इन फॉल्ट करंट को लिखूंगी। ये मेरी अनसिमेट्रिकल कंडीशन है। अनसिमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है कि जब मेरा फॉल्ट सिर्फ एक कंडीशन में अकर होता है। सो इसमें इसको मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखती हूँ, आई ए वन इज इक्वल्स टू 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। आई ए ज़ीरो, आई ए वन क्या हो जाएगा, 1/3 आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी। आई ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 आई ए प्लस ए स्क्वायर आई बी प्लस ए आई सी। अब ये मैंने यहाँ पे एक टर्म ली है ए, ये मेरी कहाँ से आई है, इसके लिए मैं अपना फेजर डायग्राम बनाती हूँ। दिस इज़ माई ए बी सी, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। सो ये है मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर इसका मैं नेगेटिव सीक्वेंस बनाऊंगी तो नेगेटिव सीक्वेंस कैसे बनेगा, ए पोजीशन चेंज हो जाएगी इनकी, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा बी, डिस्प्लेस बाय 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। अब ये ए क्या है, मेरी ए की वैल्यू होती है ई जे टू द पावर 120 डिग्री और ए स्क्वायर की वैल्यू होती है ई जे टू द पावर 240 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखती हूँ, पॉजिटिव सीक्वेंस 1 से डिनोट करते हैं, ज़ीरो सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस की आप वैल्यूज़ देखिए, आई ए अपने ही फेज़ में है, अपने ही डायरेक्शन में है, उसमें मतलब उसका जो एंगल है फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री का ही है। अब उसके साथ में जब बी देखते हैं, इसके कंपैरिजन में बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जाऊंगी, ये मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसमें जब मैं देख रही हूँ
तो आई के बाद बी कितने पे है, 120 डिग्री पे, मतलब सिर्फ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आ रहा है, सिर्फ 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। और जब ए से मैं सी को देख रही हूँ तो ए 120 प्लस ए 120, तो यहाँ पे मेरा हो गया ए स्क्वायर, मतलब कि 240 डिग्री पॉजिटिव सीक्वेंस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे है IA2 नेगेटिव सीक्वेंस। अब नेगेटिव सीक्वेंस में क्या है कि यहाँ पर पहले मेरा सी है, फिर मेरा बी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रखूँगी। तो ए के साथ में जब मैंने क्लॉकवाइज में देखा तो मेरा सी कितने पे था, 120 डिग्री में, तो यहाँ पे IC के साथ में सिर्फ ए आया है। और बी कितने पे है, 240 डिग्री पे, 120 प्लस 120 तो कितना हो गया, 240। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ए स्क्वायर। 1/3 कैसे लिया है वो आगे भी हम बताते हैं। आई होप ये वाली कंडीशन आप लोगों को क्लियर होगी। अब इसके बाद में क्या है, ये वैल्यूज़ देखिए, अब इनमें हम वैल्यूज़ डालेंगे। IA0 में क्या थी, 1/3। IA फॉल्ट करंट है, IB और IC की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। तो IA0 इज इक्वल्स टू 1/3 IA प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, IA0 की वैल्यू 1/3 IA। ऐसे ही IA1 की वैल्यू कितनी थी, 1/3 IA प्लस A IB प्लस A स्क्वायर IC। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 IA मेरा फॉल्ट करंट है, IB की और IC की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0। तो इसकी वैल्यू भी मेरी कितनी आ जाएगी, 1/3 IA। सेम ऐसे ही IA2 की वैल्यू भी क्या थी, IA प्लस A स्क्वायर IB प्लस A IC। सो इस कंडीशन में मेरी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, IA प्लस 0 प्लस 0। सो यहाँ पे मेरा टोटल करंट कितना हो जाएगा, 1/3 IA। सो मेरा टोटल सिमेट्रिकल करंट फॉल्ट कंडीशन में क्या हो गया, IA इज इक्वल्स IA0 इज इक्वल्स टू IA1 इज इक्वल्स टू IA2 इज इक्वल्स टू 1/3 IA। दिस इज माई सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। इस रिलेशन को मैं सिमेट्रिक की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूँगी, वन 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 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, हम ए या अल्फ़ा कुछ भी ले सकते हैं, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा IA IB IC। सो जब हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, वन अपॉन में 3 IA 1 1 1, तो मेरी ये वैल्यू आएगी जो कि मेरी हो जाएगी IA0 इज इक्वल्स टू IA1 इज इक्वल्स टू IA2 इज इक्वल्स टू 1/3 IA। ये मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म बताई है, मैंने आपको बता दी कि ये वाली वैल्यूज़ कैसे आई है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म में तो ऐसे भी कर सकते हैं, मेरा सेम यही रिजल्ट आएगा यहाँ पे। सो अभी हम लोगों ने सीक्वेंस करंट निकाला फेज़ ए के रिगार्डिंग, अब हम निकालेंगे सीक्वेंस वोल्टेज। सो सीक्वेंस वोल्टेज ए के रिगार्डिंग VA0 क्या हो जाएगी, EA0 माइनस ZA0 IA0। VA1 के रिगार्डिंग क्या हो जाएगी, EA1 माइनस ZA1 IA1, 2 माइनस ZA2 IA2। अब मेरी ये क्या है, EA0 EA1 एंड EA2, ये मेरी सीक्वेंस वोल्टेज है। ये क्या है, मेरी सीक्वेंस वोल्टेज ऑफ फेज 1, ऑफ फेज ए या फिर 1, एंड ZA0 ZA1 एंड ZA2 क्या है मेरी, ये है मेरे सीक्वेंस इम्पिडेंस, सीक्वेंस इम्पिडेंस
to the flow of current IA0, IA1 and IA2 रिस्पेक्टिवली। अब बैलेंस सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए? सो बैलेंस कंडीशन में मेरी IA0 की वैल्यू क्या होगी 0 और IA2 की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब 0 और नेगेटिव सीक्वेंस वैल्यूज़ मेरी 0 होंगी और जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू होगी IA1 वो मेरी होगी फॉल्ट वोल्टेज के इक्वल, अब वी नो दैट VA मेरा क्या होता है टोटल वोल्टेज। अब मेरा ए वाले फेज में फॉल्ट अकर हुआ था, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो वोल्टेज होगी वो भी मेरी क्या हो जाएगी फॉल्ट वोल्टेज हो जाएगी। जैसे ए के रिगार्डिंग जब मेरा फॉल्ट करंट था तो सिर्फ IA की वैल्यू थी, बाकी मेरे दोनों करंट क्या हो गए थे 0 हो गए थे। सेम ऐसे ही ए के रिगार्डिंग जो मेरी वोल्टेज होगी सिर्फ मेरी वही वोल्टेज रहेगी, बाकी मेरी वोल्टेजेस भी क्या होंगी 0 हो जाएंगी। सो अब इसमें नेगेटिव और 0 सीक्वेंस में जो मेरी ए के रिगार्डिंग वोल्टेज थी वो मैंने 0 ले ली, सिर्फ पॉजिटिव के रिगार्डिंग मेरी फेज वोल्टेज रहेगी, फॉल्ट वोल्टेज रहेगी। अब वी नो दैट VA इज इक्वल्स टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, मतलब ए फेज के रिगार्डिंग टोटल वोल्टेज कितनी थी उसकी नेगेटिव सीक्वेंस की, उसकी 0 सीक्वेंस की वोल्टेज, पॉजिटिव सीक्वेंस की वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस की वोल्टेज। VA हम लोगों ने पहले पढ़ा था VA की वैल्यू क्या थी ZF IA, मैंने बताया था कि ए के रिगार्डिंग अब मेरी वोल्टेज क्या थी ZF IA। अब इसको मैं कैसे लिखती हूँ VA0 की मैं यहाँ से वैल्यू लूँगी, ये मेरा 0 हो गया, सो मेरी खाली वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस ZA0 IA0। फिर VA1 के रिगार्डिंग VF थी, इसको मैं ऐसे कि ऐसे लिख लूँगी, तो EA1 की वैल्यू कितनी है VF माइनस ZA1 IA1। फिर ये अगेन मेरी 0 हो गई, तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी ZA2 IA2। अब हम इसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या थी ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ IA0 IA1 एंड IA2 की वैल्यू मेरी क्या थी 1/3 IA। अभी मैंने अपना फॉल्ट करंट निकाला था सीक्वेंस ऑल 3 कंडीशंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो मेरा क्या था IA0 IA1 और IA2 तीनों की वैल्यू क्या थी 1/3 IA। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ZF IA इज इक्वल्स टू VF माइनस IA/3, और इसको मैं कॉमन ले लूँगी तो मेरा ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, फर्दर इसका मैं कर दूँगी ZF IA प्लस IA/3 ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2 इज इक्वल्स टू VF फॉल्ट वोल्टेज। यहाँ पे मैं IA को भी अगेन कॉमन ले लूँगी तो हो जाएगा ZF प्लस 1/3 ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2 इज इक्वल्स टू VF। सो यहाँ पे टोटल IA की वैल्यू कितनी आ जाएगी VF अपॉन में ZF प्लस 1/3 ZA0 प्लस ZA1 प्लस ZA2। तो यहाँ पे मेरा टोटल फॉल्ट करंट कितना आ गया IA के रिगार्डिंग, दिस इज़ माय इक्वेशन। सो अभी हम लोगों ने फॉल्ट करंट कैलकुलेट किया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के रिगार्डिंग, सिंगल लाइन टू ग्राउंड के रिगार्डिंग। नाउ वी हैव सीरीज फॉल्ट दैट इज ओपन कंडक्टर फॉल्ट। अब ओपन कंडक्टर फॉल्ट क्या है, जैसे कि मेरे 3 फेजेस हैं A B एंड C। अब इसमें से कोई एक फेज ब्रेक हो गया, ठीक है, तो C के रिगार्डिंग क्या करंट है IC IB, और इसके रिगार्डिंग क्या करंट है IA। इसके रिगार्डिंग क्या वोल्टेज है VC VB एंड VA। अब फोल्ट कंडीशन की वजह से जो मेरा IA है उसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ओपन कंडक्टर में मेरा करंट क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज थी वो मेरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी VA एंड VA डैश में,
ठीक है। अब आई ए की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि सिर्फ इस कंडीशन इस फेज़ में फॉल्ट अकर हुआ है, इन दो में तो वैसे भी 0 हो जाएगी। सो इसके रिगार्डिंग मेरी करंट की वैल्यू क्या हो गई 0। अब जो मेरी वोल्टेज थी, यहाँ पे मेरी वोल्टेज फ्लो करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड किए, फॉल्ट वोल्टेज फ्लो करेगी। पैरेलल फॉल्ट्स में क्या था कि जो मेरा फॉल्ट शंट फॉल्ट और पैरेलल फॉल्ट जो हमने पढ़े अभी सिंगल लाइन टू ग्राउंड, उसमें क्या था, उसमें मेरा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फॉल्ट करंट फ्लो करता था। सीरीज़ फॉल्ट में क्या होता है, मेरा फॉल्ट वोल्टेज फ्लो करती है। सो आइए यहाँ पे इसलिए 0 हो गया, फॉल्ट करंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 हो गया। फॉल्ट वोल्टेज है, फॉल्ट वोल्टेज मेरी क्या है कि वी ए मेरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, वी ए माइनस वी ए डैश में, ठीक है। वी बी क्या हो जाएगी, वी बी की माइनस वी बी डैश, लेकिन यहाँ पे सेम एक ही वोल्टेज फ्लो करी थी, कोई ब्रेक नहीं हुई दो पार्ट्स में, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम ऐसे वी सी बी क्या हो जाएगी, वी सी माइनस वी सी डैश इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे जैसे कि मेरी सिर्फ फॉल्ट वोल्टेज फ्लो कर रही है, तो मैं उसके रिगार्डिंग अपने 3 फेजेस में, मतलब अपने 3 सीक्वेंस वोल्टेजेस निकालूंगी, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड 0 सीक्वेंस में मेरी ए फेज़ के रिगार्डिंग क्या वोल्टेज होगी, तो वो मेरी क्या होगी, जैसे कि सबसे पहले मैं निकालूंगी पॉजिटिव फेज़ के रिगार्डिंग। सो 1/3 वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। तो वी बी वी सी क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी VA/3। ऐसे ही नेगेटिव फेज़ में भी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी मेरी क्या हो जाएगी सेम। और 0 सीक्वेंस के रिगार्डिंग सो मेरे तीनों ही सीक्वेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों ही सीक्वेंसेस में जो मेरी फॉल्ट वोल्टेज है उसकी मेरी वैल्यू क्या है VA/3। अब मेरी आई ए की वैल्यू क्या थी, आई ए नॉट क्या था मेरा 0, आई बी नॉट भी क्या था 0 एंड आई सी भी क्या था मेरा 0। मतलब कि मेरा आई ए नॉट प्लस IA1 प्लस IA2 0, क्योंकि मेरा तीनों ही फेजेस में जो मेरा करंट की वैल्यू क्या थी 0 थी। तो अगर मैं फेज़ ए के रिगार्डिंग तीनों सीक्वेंसेस में उसके पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 सीक्वेंस में किसी भी सीक्वेंस में उसकी मैं करंट चेक करूँगी तो उसकी मेरी वैल्यू क्या होगी वहाँ पे 0। अब IA1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैंने क्या कंडीशन ली कि मैंने इसको यहाँ पे डिराइव कर दिया, तो ये मेरी कंडीशन क्या आ गई IA0 प्लस IA2 डैश। सो ये कंडीशन थी मेरी ओपन कंडक्ट। सो टुडे आई टोल्ड यू अबाउट द पैरेलल फॉल्ट दैट इज़ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड सीरीज फॉल्ट दैट इज़ ओपन कंडक्टर फॉल्ट। अब पैरेलल फॉल्ट मेरे दो टाइप के और होते हैं, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। They are similar as single line to ground fault. You try to solve them, and still if you have any doubts regarding these topics, then please do